हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 3 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। और एक और बात ध्यान रखिए, जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, तो जुलाई महीने की आप में से वो स्टूडेंट जो कि मंथली मैगजीन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे महीने की मंथली मैगजीन मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इसे कल शाम को अपलोड कर दिया गया है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है तरंग शक्ति नाम की एयरफोर्स एक्सरसाइज, जो कि आज तक की इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी। इसकी शुरुआत होने वाली है 6 अगस्त से। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड टेबल्स जो होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नेटवर्क, डुप्लेक्स नेटवर्क, डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस? मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कई लोगों ने तो आंसर किया है नेटवर्क, जबकि ये पूरे तरीके से गलत आंसर है। यहाँ पर बात हो रही है टेबल्स की। अगर टेबल्स की जगह यहाँ पर कंप्यूटर लिखा होता, मतलब मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं, तब आपका आंसर होता है नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर टेबल्स की बात हो रही है, और टेबल से मिलकर क्या बनता है? डेटाबेस बनता है। बात आ रही है समझ? लेकिन डेटाबेस से रिलेशनल डेटाबेस कैसे बनता है, तो आप समझिए। डेटाबेस में जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सेल। ओके, आपने एक्सेल सीट देखी होगी, उसमें चौखाने होते हैं, उन्हीं में से एक खाने को सेल बोला जाता है। अब ये सेल अगर इस तरीके से मिला दिए जाएं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगी? ये एक रो बन गई है। ओके, अगर इस तरीके से इसमें और सेल नीचे की तरफ मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक कॉलम बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि टेबल की डेफिनेशन ये होती है कि कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज टेबल। अगर आप ऐसे बनाते जाओ तो ये टेबल बन जाएगी। लेकिन अगर टेबल्स को ही मल्टीपल फॉर्मेट में ले आया जाए, ओके, तो वो क्या बन जाएगा? डेटाबेस बन जाएगा। लेकिन उन सभी टेबल को आपस में अगर इंटरकनेक्टेड कर दिया जाए, जो कि यहां पर पूछा गया था, तब वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर है रिलेशनल डेटाबेस। आप में से वो सभी स्टूडेंट जो स्टैटिक जीके में किसी भी तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं, तो आप मेरी इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। और इस किताब को हिंदी और इंग्लिश में मैंने लॉन्च किया हुआ है। भाषा के आधार पर आप जैसे चाहें इसे अवेल कर सकते हैं। इस किताब में मैंने 81 टॉपिक टेबल के फॉर्मेट में स्टैटिक जीके के कवर किए हैं, मतलब कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं हुआ है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सभी टॉपिक से बनने वाले 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ यहाँ पर टीसीएस पैटर्न पर भी दिए हुए हैं। तो ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ए टू जेड आप कोई भी भारत का पेपर देने जा रहे हैं, इस किताब से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो। अभी हाल ही में प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम वर्जन 4.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्या आप बता सकते हैं इससे पहले भारत सरकार जो प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम चला रही थी उसमें कितनी कमोडिटीज थी? तो उसमें टोटल पहले से 22 कमोडिटीज थी। अभी हाल ही में जो इसका नया 4.0 मोबाइल वर्जन ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें 16 और कमोडिटीज को जोड़ दिया गया है। तो अब टोटल जो कमोडिटी हो गई हैं, ये 38 हो गई हैं। अब देखिए, प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम, या आप बोल सकते हो एक ऐसा डिजिटल सिस्टम, जिसके अंतर्गत भारत सरकार कुछ प्रोडक्ट्स को रखती है, कुछ ऐसे उत्पादों को रखती है जिनके प्राइसेस कब बढ़ रहे हैं कब घट रहे हैं, उन पर पूरे तरीके से निगरानी रखती है भारत सरकार। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका सीधा असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार इन कमोडिटीज के ऊपर प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 22 पहले से ऐसे प्रोडक्ट थे, इस बार 16 उसमें और जोड़ दिए गए हैं। तो ये जो 16 नए प्रोडक्ट जोड़े गए हैं, उनमें से पहले घी नहीं हुआ करता था, तो अब घी को भी शामिल कर लिया गया है। बटर को भी शामिल कर दिया गया है। अंडा भी इसमें शामिल हो गया है। सूजी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मैदा हो गई, ठीक है, धनिया हो गया, लाल मिर्च हो गई। इस तरीके की टोटल 16 कमोडिटीज और इसमें ऐड कर दी गई हैं। दुनिया में एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो यह है हमारा देश भारत। भारत पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाला देश है। नंबर वन पे कौन सा देश है? तो यह है चीन। चीन पिछले कई सालों से लगातार सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन कर रहा है। और अगर एल्युमिनियम के अलावा बात करी जाए, तो आप ध्यान रखें, भारत पूरे दुनिया में
चूना उत्पादन में नंबर 1 पे है, सॉरी नंबर 3 पर है। और अगर आयरन की बात करी जाए तो लोहे के उत्पादन में भारत का पूरे दुनिया में चौथा स्थान है। और अगर बात करें दूध के उत्पादन में तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड। ये कौन सा देश है जो कि आज तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है, जिसका नाम है तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगी भारत में। और आज तक केवल ये इंडियन एयरफोर्स की ही सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी, ये पूरे दुनिया में हर एक देश की एयरफोर्स एक्सरसाइज मिला दो, उससे कहीं बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 51 कंट्रीज को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनमें से 20 कंट्रीज ने हाँ बोला है, मतलब 20 कंट्रीज इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं हिस्सा लेने के लिए। अब इन 20 में से भी 10 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अपने फाइटर जेट्स भी लेकर आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। जो इसका पहला हिस्सा होगा, ये कंडक्ट किया जाएगा तमिलनाडु के सुलूर में। कहाँ पर? सुलूर में। और जो फर्स्ट फेज है, ये 6 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। जो इसका दूसरा फेज है, वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। सेकंड फेज की एक्सरसाइज 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगी। और इसमें जिस तरीके की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ कंट्रीज हिस्सा लेंगे। जो सेकंड फेज है, उसमें कुछ हिस्सा लेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले में ब्रिटेन हिस्सा ले रहा है और सेकंड वाले फेज में अमेरिका हिस्सा ले रहा है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इसके अलावा ग्रीस हो गया, इस तरीके के बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ रहे हैं पार्ट लेने के लिए। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में करी गई थी, 8 अक्टूबर के दिन। इसी वजह से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर एयरक्राफ्ट की बात करें तो तेजस एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसी तरीके से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा लेंगे यहाँ पर भारत की तरफ से। और ये कौन से हैं? ये हैं प्रचंड। प्रचंड हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, तेजस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में ब्रोंज मेडल जीता है। कौन से इवेंट में इन्होंने ब्रोंज जीता है? तो स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में ब्रोंज मेडल जीता है। और अगर देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीत लिए हैं? तो इससे पहले आपको याद ही होगा, मनु भाकर ने एक मिक्स कैटेगरी में जीता था ब्रोंज, और एक सिंगल कैटेगरी में जीता है। तो 2 ब्रोंज पहले आ चुके हैं, ये तीसरा ब्रोंज है भारत की तरफ से, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जीत लिया गया है। अभी तक भारत की तरफ से कोई भी गोल्ड नहीं आया है, उसी का इंतजार है। स्वप्निल कुसाले जो हैं, ये इससे पहले साल 2015 में 50 मीटर राइफल इवेंट में ही जूनियर कैटेगरी में गोल्ड ला चुके हैं भारत के लिए, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। ये कौन सा संस्थान है या फिर कौन सी कंपनी है जिसने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर? और ये जो प्रोजेक्ट होगा, तो ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि पेमेंट को लेकर आजकल आप सुनते हो काफी सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं। किसी को पैसा भेजा जाता है लेकिन पैसा नहीं पहुंचता है, बीच में ही हैकर्स पैसे को चुरा लेते हैं। तो इन सारी धोखाधड़ियों से बचने के लिए ये है स्विफ्ट। कौन सा प्लेटफॉर्म है? स्विफ्ट, जिसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में पैसा भेजना है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट का ही यूज करना पड़ता है, इस प्लेटफॉर्म का। तो इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब, इसको कुछ टाइम तक डेमो एज अ यूज किया जाएगा, और फिर अगर कोई कमियां नहीं होती है इसमें, तो इसको ग्राउंड लेवल पर लॉन्च कर दिया जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन आर्मी की मेडिकल सर्विसेज में किसी महिला अधिकारी को डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिली है। इनका नाम क्या है? तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साधना सक्सेना नायर इससे पहले इंडियन एयरफोर्स में थी, और इंडियन एयरफोर्स में ये प्रमोट करी गई थी एयर मार्शल की रैंक तक। तो अब इनकी सर्विसेज को देखते हुए, क्योंकि इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज में इस टाइम पर एक बहुत ही एक्सपीरियंस अधिकारी की जरूरत थी, इस वजह से इनका ट्रांसफर आर्मी के मेडिकल सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट में कर दिया गया है। और इसी के साथ ये पहली महिला ऐसी अधिकारी
जब ये एयर फोर्स में थी तो एयर मार्शल बनने से पहले वेस्टर्न एयर कमांड में कमांडिंग इन चीफ ऑफिसर के रूप में भी ये कार्यरत रह चुकी हैं। और इतना ही नहीं, ये एयर स्टाफ कमेंडेशन की भी चीफ रह चुकी हैं और इनको विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब डे कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? यह दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य यह है कि देखिए, www आज की डेट में आप दुनिया में कहीं पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आप वर्ल्ड वाइड वेब के ही थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि www पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आया है और यही इंटरनेट के ऊपर वो पर्टिकुलर थिंग है जो कि आपको कनेक्ट करने का काम करती है पूरे दुनिया से। तो वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन पहली बार टिम बर्नर्स ली ने करी थी 1989 में और उन्हीं की याद में यह दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा भारत में नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है? तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सवाल यह है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम है क्या? इसके अंतर्गत भारत सरकार ऐसे युवाओं को जो कि कहीं ना कहीं डिप्लोमा धारक हैं या फिर ग्रेजुएट हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली है और वो स्किल्ड हैं, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आईटी में डिप्लोमा किया है, किसी ने प्लम्बिंग में डिप्लोमा किया है या फिर किसी ने मैकेनिकल फील्ड में या फिर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। तो इस तरीके का युवा वर्ग जो कि डिग्री और डिप्लोमाधारी है जिसके पास नौकरी नहीं है, उसके लिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 100 करोड़ की धनराशि लॉन्च करी गई है। ये 100 करोड़ इनको ट्रेनिंग तो दी जाएगी और उसमें स्टाइपन के रूप में बांटे जाएंगे भारत के युवाओं को। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा एक नया बिल लॉन्च किया गया है लोकसभा में? इस बिल का नाम है भारतीय वायुसेना विधेयक। तो इसको लॉन्च करने वाले जो मिनिस्टर हैं ये हैं एविएशन मिनिस्टर। इनका नाम क्या है? किंजरापू राम मोहन नायडू। इनके द्वारा ये नया विधेयक लॉन्च किया गया है। सवाल यह है कि यह विधेयक है क्या? देखिए, इससे पहले एक एक्ट चलता था जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। 1934 में यह एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के जमाने में कि भारत में किस तरीके से एयरक्राफ्ट्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस तरीके से उन्हें रिटायर किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा। तो उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। आज की डेट में आप देख रहे हो आज़ादी के बाद ही केवल 75 साल हो चुके हैं। तो इस बीच में जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, इसमें कई सारे संशोधन ऑलरेडी किए जा चुके हैं जिसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन सामने आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब इन कंफ्यूजन्स को पूरे तरीके से दूर किया जाए, तो इस वजह से इसको नए सिरे से लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है भारतीय। अब ये जो नया बिल के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, ये न्यू बिल भारत की केंद्र सरकार को ये पावर देती है कि वो भारत के लिए जो भी एयरक्राफ्ट है उनके डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर और पोजीशन, मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेल, ऑपरेशन, हर एक क्षेत्र में वो फैसला ले सकते हैं। जबकि पुराना जो एयरक्राफ्ट एक्ट था उसमें ऐसी बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी, वो इंडियन एयरफोर्स के पास हुआ करती थी। कौन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं चंद्रलाल दास। और चंद्रलाल दास इस टाइम पर एमएसएमई मिनिस्ट्री के भी सेक्रेटरी हैं। लेकिन हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जो सेक्रेटरी थे नागेंद्र नाथ सिन्हा, हाल ही में इनका रिटायरमेंट पास आ गया और ये रिटायर हो गए। तो रिटायर होने की वजह से, क्योंकि ये पोस्ट खाली नहीं रह सकती, तो चंद्रलाल दास को कुछ टाइम के लिए स्टील मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है जब तक प्रॉपर सेक्रेटरी नहीं आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। तो अगले कुछ समय के लिए चंद्रलाल दास मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के भी सेक्रेटरी रहेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को भी संभालेंगे। जुलाई बीत चुका है, क्या आप बता सकते हैं जुलाई 2024 में भारत सरकार ने कितना जीएसटी टैक्स कलेक्ट किया है जनता से? तो भारत सरकार ने पिछले महीने के कंपैरिजन में, मतलब जून के कंपैरिजन में बात करें तो इसमें 10% की बढ़ोतरी के साथ 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया है। ध्यान रखिए, जो जीएसटी है एक्चुअली ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। एक तो जिसको बोलते हैं सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और जो आईजीएसटी है ये वो जीएसटी का पार्ट होता है जो कि दूसरे देशों से व्यापार करने में वसूला जाता है। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी।
जीएसटी की स्थापना साल 2017 में करी गई थी भारत में पहली बार। और जीएसटी के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 279 ए में प्रावधान है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार जो 1.82 लाख करोड़ वसूला गया है, इसमें जो सी जीएसटी है ये करीब 32,000 करोड़ वसूला गया है, प्लस जीएसटी 40,000 करोड़ वसूला गया है, और 96,000 करोड़ करीब करीब आईजीएसटी वसूला गया है। बाकी का बचा सेस से वसूला गया है। सेस आपको पता है क्या होता है? सेस एक ऐसा टैक्स होता है जिसको घाटे की भरपाई करने के लिए कुछ समय के लिए अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, कोविड के टाइम पर आपने देखा था लॉकडाउन लगा था। तो जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला, उस टाइम पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया कि ये शराब पर 80% सेस लगाएंगे अगले 6 महीने तक। इसका मतलब ये था कि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री ना होने की वजह से जो नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को भरने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए अगले 6 महीने तक 80% एक्स्ट्रा पैसे आपसे शराब में वसूले जाएंगे। मतलब अगर कोई बोतल 100 रुपए की है, तो इसमें आपको 180 रुपए की ये बोतल अगले 6 महीने तक मिलेगी, जिससे कि सरकार उस भरपाई को पूर्ण कर सके। तो यही इस तरीके के जो टैक्स होते हैं, दीज आर नोन एज सेस। ओके, तो सेस से इस बार करीब आप ये मान लीजिए कि 13,000 करोड़ भारत सरकार ने जीएसटी के रूप में वसूले हैं। भारत ने कौन से देश के साथ मैरीटाइम प्रिजर्वेशन पैक्ट साइन किया है? और यह पैक्ट के अंतर्गत गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना करी जाएगी। तो यह पैक्ट वियतनाम के साथ भारत सरकार ने साइन किया है। इस पैक्ट का मेन उद्देश्य यह है कि वियतनाम और भारत सरकार दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मैरीटाइम को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगी। इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो समुद्री रास्ते हैं उनमें स्वच्छता रखी जाए, उसको किसी भी तरीके से गंदा ना किया जाए, ताकि जो मरीन लाइफ है वो पूरे तरीके से सिक्योर रहे। मछलियां हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, डुगोंग हो गए, ये सब जो मरीन हैबिटेट में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, ये शिकार ना होने पाए हमारे ट्रेड का, और साथ में हमारे ट्रेड को भी बढ़ावा मिले। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना इसलिए करी जाएगी क्योंकि वियतनाम और भारत सरकार दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में मरीन लाइफ से जुड़े हुए कई सारे तथ्यों को साथ रखेंगे। और ये जो पैक्ट साइन हुआ है, ये नई दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है वहीं पर साइन हुआ दोनों देशों के बीच में। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। क्या नाम है? फाम मिन चिन। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए जीएसजीके का फाउंडेशन बैच आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ कवर किए हुए हैं। डिस्काउंट के लिए आप हेल्प 50 कोड लगा सकते हैं, जिसकी मदद से आपको हाफ डिस्काउंट मिल जाएगा पूरे पूरे बैच में। अगर आप इस बार एसएससी देने जा रहे हैं, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, वैसे भी आपको पता है केवल 40 से 45 दिन अब बचे हुए हैं, तो उस एग्जाम के लिए आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं, जिसमें जीएस जीके के साथ कंप्लीट रीजनिंग भी आपको एक ही बैच में मिल जाती है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी किताब का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है ये कौन सी नदी है भारत की जो कि देवप्रयाग से निकलती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। कल फिर से सेम टाइम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।